साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार हीरा क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास की ओर हम लोग लेके आए हैं सोशल साइंस का ज्योग्राफी। इसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, भारत संसाधन एवं उपयोग, उसको पढ़ रहे थे। जिसका 3 क्लासेस हो चुका है। अगर आप लोग उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। आज हमारा चौथा क्लासेस है, चौथा लेक्चर है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये जो है 10th क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड के लिए बच्चे बच्चे ने जो है बिहार बोर्ड का 2027 के लिए जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए क्लास है 2027 के बच्चों के लिए। इसमें ज्योग्राफी हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे जिसका चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग को पढ़ रहे थे। इसकी 3 क्लासेस हो चुकी थी, आज चौथा क्लास है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास में शुरुआत करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले संसाधन संरक्षण, इससे पहले के क्लासेस हम लोग कर चुके थे। इसमें संसाधन हो गया था, संसाधनों का वर्गीकरण हो गया था, संसाधनों का प्रकार हो चुका था, सभी चीजें हो चुकी थी। संसाधनों का वर्गीकरण कौन कौन से संसाधन है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, भंडार संसाधन, इन सभी संसाधनों को हम लोग ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो आज चलते हैं हम लोग संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण को भी हम लोग ने थोड़ा सा देखा था और आज और अच्छे से हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए और याद भी रहे। तो चलिए हम लोग संसाधन संरक्षण को समझते हैं। संसाधन संरक्षण का मतलब हम लोग समझे थे। संरक्षण मतलब क्या होता है? बचाव, बचाव करना, किसी का संरक्षण करना, संसाधनों का क्या करना? बचाव करना, संरक्षण करना। उसी को हम लोग संसाधन संरक्षण करते हैं। किसी भी संसाधन का उपयोग करने से पहले उसे उसका बचाव करना, संरक्षण करना। ठीक, तो चलिए क्या कहता है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका रहती है। भाई सभ्यता एवं संस्कृति में तो संसाधनों का अहम भूमिका रहता है। अगर संसाधन ही ना रहे, ना कोई सभ्यता विकसित होगी, ना कोई संस्कृति आएगी। ठीक, क्योंकि संसाधनों की वजह से ही सभ्यताएं विकसित होती है, सभ्यताएं डेवलप होता है। ठीक, तो सभ्यता एवं संस्कृति में संसाधनों क्या रहती है? अहम भूमिका रहती है। उसके बाद संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के लिए के समाधान हेतु संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। क्या? पर्यावरण संसाधनों का विवेकपूर्ण सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान हेतु संसाधन संरक्षण जरूरी है। इसलिए जरूरी है, ऐसा बोला जा रहा है कि संसाधन का आप लोग उपयोग कीजिए। आप उपयोग कीजिए, ऐसा नहीं कि संसाधन का उपयोग नहीं कीजिए, लेकिन जहाँ जितनी ज़रूरत है, जितनी लिमिट मात्रा में उसकी ज़रूरत है, उतना ही कीजिए। बेफिज़ूल की बर्बादी नहीं कीजिए। ठीक, इसीलिए कहा जाता है जहाँ संसाधनों की अति आवश्यक होता है, वहाँ संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से पर्यावरणीय समस्याओं के लिए संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। जिस रूप में संसाधन हमें मिला है, उसी रूप में हम चाहेंगे कि अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, अपनी आगे आने वाली जो जनरेशन है, उसी उसी रूप में संसाधन मिले, जिस रूप में संसाधन हमें मिला है, ताकि वह संसाधनों का बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से लाभ ले सके और अपने जीवन यापन को अच्छे से सुदृढ़ बना सके। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों का उपयोग करने से पहले उससे सोचना समझना चाहिए, उसकी रणनीति बनानी चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए कि संसाधन का कैसे उपयोग करने से संसाधन संरक्षण रह सके, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसकी आवश्यकता का इसका उपयोग कर सके, अपनी आगे आने वाली जनरेशन भी इन संसाधनों का लाभ ले सके। ठीक, आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी इसी संसाधन का लाभ ले सके जिस रूप में हमें मिला है। तो इसीलिए क्या है, संसाधन संरक्षण या संसाधन का बचाव करना अति आवश्यक है। तो संसाधन का संरक्षण और बचाव कीजिए और इसको ध्यान में रखकर कि संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम भूमिका रहती है। कोई भी संसाधन किसी भी सभ्यता को विकसित होने में, तो संसाधन का बचाव कीजिए और जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग कीजिए, जिससे संसाधन संरक्षित रह सके। तो चलते हम लोग आगे, संसाधन से संबंधित और भी कुछ बातें हैं उसे समझते हैं। संसाधन से संबंधित ये बातें हैं कि संसाधन के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण जरूरी है। आजकल क्या होता है, संसाधन का विवेकहीन उपयोग होता है, बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होता है। लोग पैसों के कारण क्या करते हैं, संसाधनों का बहुत अधिक दोहन करते हैं। उसे व्यापारिक तौर पर लोग बहुत अधिक मात्रा में खनिज तत्वों का खनन करता है और उसे
क्या करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या व्यापार करता है, जिससे लोगों को मुनाफा हो सके। लोग पैसों के लिए संसाधनों का बहुत अधिक दोहन करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, उसके बाद खनिज तत्वों का खनन करते हैं, जितना जरूरत है उससे अधिक खनन करते हैं। ठीक, इसीलिए संसाधनों के विवेकहीन और उपयोग रणनीति बनाकर इसका सोच समझकर उपयोग करना चाहिए, ताकि संसाधन संरक्षित रह सके। तो संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब है कि 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि संसाधन संरक्षण की वकालत कब हुआ था, तो 1968 ईस्वी में हुआ था। ठीक, संसाधन संरक्षण का जो वकालत हुआ था 1968 ईस्वी में हुआ था, कहाँ हुआ था, क्लब ऑफ रोम ने किया था। कौन किया था, क्लब ऑफ रोम। ये किससे संबंधित है, संसाधन संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन आ सकता है क्लब ऑफ रोम किससे संबंधित है, तो संसाधन संरक्षण से संबंधित है। ये किसने किया था, क्लब ऑफ रोम ने किया था। कब हुआ था क्लब ऑफ रोम, 1968 ईस्वी में। तो ये जरूर याद रखिएगा कि 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला लाइन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक एक पुस्तक है। ये क्या है, एक पुस्तक है जो संसाधन संरक्षण से संबंधित है। संसाधन संरक्षण से संबंधित बातें इसमें लिखी गई है। संसाधन का कैसे बचाव होता है, कैसे बचाव करना चाहिए, किस तरीके से संसाधन का उपयोग करना चाहिए ताकि संसाधन संरक्षित रह सके, पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तो इन सभी चीजों के बारे में ये पुस्तक में लिखा गया है, जिसका नाम क्या है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक, जिसके जो लेखक है, इसके लेखक कौन है, सुमशेर। सुमशेर जी ने इसे लिखा है, जो संसाधन से संबंधित पुस्तक है। तो ये क्या, अगर कोई पूछे ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो सुमशेर लिखा था। यह पुस्तक किससे संबंधित है, संसाधन के संरक्षण से संबंधित है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्या कहता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो पुस्तक है, इसमें संसाधन संरक्षण से संबंधित बातें लिखी गई है। जो गांधी जी जो है, गांधी जी जो संसाधन संरक्षित बातें कही थी, गांधी जी जो संसाधन से संबंधित जो बातें कही थी, उसके विचार ये पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। तो गांधी जी के विचार कौन सी पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी के विचार, संसाधन संरक्षण से जो विचार दिए थे वो किसमें प्रकाशित है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार भी प्रस्तुत है, प्रकाशित है। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, गांधी जी के विचार कौन से पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, जो कि संसाधन संरक्षण से कही गई बातें थी गांधी जी के, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। ये बातें आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी यही बातें हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में आयोजित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या हुआ था कि सबसे पहले स्टॉकहोम में, ये स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम, स्वीडन का राजधानी है, स्वीडन का राजधानी है स्टॉकहोम। वहां पर सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक, कब हुआ था, तो 5 जून 1972, 5 जून 5 जून 1972 को सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ किया गया था, तो स्टॉकहोम में किया गया था। स्टॉकहोम कहाँ है, तो स्वीडन की राजधानी है। यह बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो सबसे अगर पूछ दे सबसे पहले विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो स्टॉकहोम में हुआ था। स्वीडन स्टॉकहोम की राजधानी है। और विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून 1972 में हुआ था। सबसे पहले 5 जून 1972 में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो इसी के पश्चात, इसी सम्मेलन के बाद क्या हुआ था कि प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 5 जून को 1972 में जो सम्मेलन हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में, उस सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये हाईलाइट क्वेश्चन है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किससे संबंधित है, तो संसाधन संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाता है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसमें हर एक वर्ष आदमी को विश्व
पर्यावरण दिवस के रोज पर्यावरण दिवस के दिन कम से कम आपको कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षित रह सके, पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ठीक, तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1972 को ही, 5 जून 1972 को ही स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। ठीक, अब है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 जून को प्रति वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 22 जून को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बातें याद रखिएगा आपको। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे पहले स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जो कि 5 जून 1972 में किया गया था। ठीक, इसी सम्मेलन के बाद, विश्व शिखर सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, विश्व में मनाया जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आता है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, आपके 10th एग्जाम में भी आता है। बहुत अधिक लगभग कुछ प्रतिवर्ष लगभग ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं, तो 5 जून को। अब आगे है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ आंदोलन चलाए गए थे, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थे, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसीलिए इसके विरुद्ध एक आंदोलन चलाया गया था, कुछ आंदोलन चलाया गया था, जो जिससे किससे संबंधित था? तो सबसे पहला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेघा पाटेकर से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी में बांध बनाया जा रहा था। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध जब बनाया जा रहा था, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उसका जो नुकसान हो रहा था, वहाँ के स्थानीय बांध बनाने से पहले क्या होता है कि वहाँ का जो स्थानीय लोग है, तो बांध को बांधा जाने से वहाँ के स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे थे, बहुत अधिक नुकसान हो रहा था। जिससे वहाँ जो विस्थापित हो रहे थे, जब वहाँ के लोग जब विस्थापित हो रहे थे, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे अपने घर वर सब कुछ लेकर, तो इससे क्या होता था, उसके अधिकारों के लिए एक आंदोलन लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व कौन कर रही थी? मेघा पाटेकर कर रही थी। एक और व्यक्ति थे, बाबा आमटे। ठीक, मेघा पाटेकर नहीं रहेगा तो बाबा आमटे आप मार सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन चला गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये किससे संबंधित है? तो मेघा पाटेकर से संबंधित है। ये बात याद रखिएगा आप लोग कि मेघा पाटेकर से संबंधित कौन सा आंदोलन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी संसाधन संरक्षण के से संबंधित ही है। आगे है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा भी एक आंदोलन किए थे, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। ये आंदोलन 1972 में स्टार्ट किया गया था। इस आंदोलन में क्या हुआ था कि 1972 में जो टिहरी गढ़वाल नामक जगह है, पहले उत्तर प्रदेश में था, अब यह उत्तराखंड में, वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। ठीक, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जब वनों की कटाई हो रही थी, पेड़ों की बहुत अधिक मात्रा में कटाई हो रही थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा में काट रहा था। इससे क्या हो रहा था, जो स्थानीय लोग हैं उसकी आजीविका का हनन हो रहा था, तो जिससे आजीविका वो लोग चला रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जब पेड़ की कटाई हो रही थी, तो ये वहाँ के स्थानीय लोग जो है वो पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे, पकड़ के चिपक जाते थे, जिससे वहाँ के लोग कह रहे थे कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा, तब पेड़ को काटना होगा। इस कदर पेड़ों के प्रति यहाँ पर मतलब संरक्षण हो रहा था कि चिपको आंदोलन इसीलिए है कि पेड़ों की कटाई को, बहुत अधिक पेड़ों की कटाई से कटाई को संरक्षण के लिए, पेड़ों की कटाई के बचाव के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपको पूछ सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। ये कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि संदीप पांडे। ये व्यक्ति क्या कर रहे थे? जो वर्षा जल है, वर्षा जल को संरक्षण कर रहे थे, वर्षा जल का संचयन कर रहे थे। संचयन करना मतलब होता है जमा करना, जमा करना। ठीक, वर्षा जल का संचयन कर रहे थे। संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संचयन से है, जो कृषित भूमि का विस्तार से है। मतलब क्या करता था, कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य जो भूमि है उसका उससे उसका विस्तार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वर्षा जल को संचयन करना
वर्षा जल को जमा करके रखना। जब वर्षा समाप्त हो जाएगा, जब सुखाड़ आ जाएगा, उस समय में क्या होगा, पानी की जब कमी हो जाएगी तो उसी जल को कृषि योग्य भूमि में सिंचाई करना। किसान क्या करते थे, उसी जल का उपयोग करके कृषि योग्य भूमि का सिंचाई करना। इसीलिए संदीप पांडे सबसे पहले इसका पहल किए थे कि संदीप पांडे का संबंध किससे है, तो वर्षा जल संचयन से है। ये तीनों क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ भी कभी भी पूछ सकता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो मेघा पाटेकर से संबंधित है। उसके बाद चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। वर्षा जल संचयन किससे संबंधित है, संदीप पांडे से संबंधित है। ठीक, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि एक है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं का अर्थ क्या होता है, डाकू कहने का मतलब यहाँ है कि एक होता है तो चोरी करना, चोरी मतलब होता है कि छोटा मोटा चोरी किया, वो चोरी कहलाता है। लेकिन डाकू क्या करता है, वो बड़े बड़े गांव को लूट लेता है, बहुत अधिक मात्रा में संसाधन को का दोहन करता है, उसी का अर्थ है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। यहाँ डाकू का मतलब है कि संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करना, बहुत अधिक मात्रा में शोषण करना, दोहन करना उसका। तो उसे डाकू से संबंधित क्या है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि मानव एवं तकनीक, या मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक एवं दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक एवं दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं, रॉबर्ट्स इकोनॉमी कहते हैं। अब यहाँ मानव और तकनीक मिलकर क्या करते हैं, संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, जिससे क्या होता है, संसाधनों का हनन होता है, संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में दोहन होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। पहले के ज़माने में क्या होता था, जैसे एक एग्जांपल ले हम लोग, पानी का एग्जांपल ले। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग, पहले के लोग क्या करते थे, दादा परदादा सब कुआं का पानी पीते थे, कुआं से पानी निकाल कर पीते थे, बाल्टी डाले, बाल्टी से निकाल के पिए। उसमें क्या होता था, जल का उतना अधिक दोहन नहीं होता था। फिर उसके बाद आया चापाकल। चापाकल से भी उतना, जब जितना जरूरी हुआ उससे निकाल लिए और ये हम लोग पानी का उपयोग कर लेते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब जब टेक्नोलॉजी आया है, मानव तो उपयोग कर रहा तो उतना अधिक दोहन नहीं हो रहा था। जब टेक्नोलॉजी आया, तकनीक आया, तब क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, मोटर से पानी निकालते हैं। लाइट आया, मोटर ऑन किए, एकदम पानी चल रहा है धड़ल्ले से, जब तक हम उसको ऑफ ना कर दे या लाइट ना कट जाए तब तक पानी निकलेगा वहां से, तब तक मोटर चलेगा और पानी निकलेगा। बहुत अधिक मात्रा में दोहन हो रहा है, जितनी जरूरत नहीं है जिस उससे अधिक भी उपयोग कर लेता है। चल रहा है मोटर, एकदम निकल रहा है पानी, उससे कोई दिक्कत नहीं, जिससे क्या होता है, संसाधनों का दोहन होता है। इसलिए कहा गया मानव और तकनीक दोनों मिलकर क्या करते हैं, संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में शोषण करते हैं, दोहन करते हैं, जिससे क्या होती है, संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में दोहन होता है, जिससे उसे ही क्या कहते हैं, दोहन एवं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। मानव एवं तकनीक के शोषणात्मक प्रवृत्ति का दोहन होना और डाकुओं की, उसे ही क्या कहते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं, रॉबर्ट्स इकोनॉमी कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे आप। इस चीज को क्या कीजिए, आप लोग नोट्स, प्रॉपर वाइज नोट्स बनाकर चलिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको शॉर्ट्स रिवीजन करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होगी। बुक तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ क्या कीजिए, आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जिससे कि नोट्स बनाइए, अब हैंड रिटेन नोट्स बनाइए, जिससे आप लोग को समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो नोट्स आप लोग बनाते चलिए, आप पॉज करके वीडियो को नोट्स बना सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, संसाधनों के अब पर्यावरण से संबंधित ही बातें हैं कि संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भाई संसाधनों का अगर दोहन ज्यादा कीजिएगा तो उस पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगा ही। ठीक, संसाधनों का अधिक दोहन से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे जैसे अगर बड़ी बड़ी संसाधनों का जितना अधिक उपयोग करेंगे, देश जितना या जितना अधिक विकास होगा, वो उतना अधिक संसाधनों का उपयोग होगा और उतना अधिक पर्यावरण प्रदूषण होगा, का पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी। कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होगी, जैसे क्या होता है कि भूमंडलीय तापन हो गया। जितना अधिक पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करेंगे हम लोग, जितना अधिक पर्यावरणीय समस्या आएगी, जितना अधिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, उतना अधिक क्या होगा, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी। ठीक, इससे कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है। कौन कौन सी, जैसे भूमंडलीय तापन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होता है, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है।
पहले उतना टेम्परेचर नहीं होता था। अब क्या हो रहा है कि पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक गर्मी के दिनों में बहुत अधिक बढ़ जाता है और ठंडी के दिनों में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। कभी भी मतलब जब गर्मी के समय में बहुत अधिक गर्मी और ठंडी के समय में बहुत अधिक ठंडा। जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से होता है कि संसाधनों का अधिक दोहन करने से, संसाधनों का अधिक उपयोग करने से ग्लोबल वार्मिंग जो तापमान है, पृथ्वी का जो तापमान है वो दिनों-दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक, पहले कम डिग्री सेल्सियस तापमान रहता था, अब 50-55 उससे पार जाते जाता है, ठीक? जिससे बहुत अधिक गर्मियाँ आ रही है। जितना अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे उतना अधिक ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी उतना डेवलप करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा ही, भूमंडलीय तापमान बढ़ेगा, ठीक? अब आगे है ओज़ोन क्षय। ओज़ोन क्षय ओज़ोन क्षय का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था, ओज़ोन का उतना क्षय नहीं होता, टेक्नोलॉजी का विकसित डेवलप नहीं हुआ था, जिससे ओज़ोन का उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। अब क्या है, ओज़ोन ज़्यादातर क्षय होने लगा, क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी एसी, कूलर, पंखा ये सब चलाते हैं उससे हानिकारक गैसेज़ निकलती है। वो क्या करता था, ओज़ोन परत में जाके क्या करता है, वह धीरे-धीरे ओज़ोन परत को कमज़ोर कर रहा है, ओज़ोन परत का क्षय हो रहा है। जिससे क्या होता है, ओज़ोन परत का काम है कि सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं उसको ओज़ोन परत क्या करता है, रोक देता है और सिर्फ़ सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है, जिससे ओज़ोन परत सुरक्षा करता है। सूर्य के प्रकाश से जो हानिकारक किरणें निकलती है उससे क्या करता है, ओज़ोन परत हमारी सुरक्षा करता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, ठीक? बीमारियाँ होती है, उससे रक्षा करता है। तो इसी ओज़ोन परत का क्षय हो रहा है, क्यों? हम आजकल एसी, कूलर, पंखा जो चला रहे हैं उससे हानिकारक जो गैसेज़ निकल रही है, वो गैसेज़ ऊपर जाकर ओज़ोन परत को कमज़ोर कर रही है। तो धीरे-धीरे ओज़ोन परत भी क्षय हो रहा है, क्यों? संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, इसीलिए भूमंडलीय तापन हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद ओज़ोन परत का भी क्षय हो रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में क्या करता है, वो फैक्ट्रियों में जो वेस्ट पदार्थ बचते हैं, वो क्या करता है, नदियों में बहा देता है, इससे जल प्रदूषण हो गया। उसके बाद जो गैसेज़ निकलती है, उससे जहरीली गैसेज़ निकलती है, जब फैक्ट्रियों में काम हो रहा होता है, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, जिससे एसिड मतलब अम्लीय वर्षा होती है, जो वही गैसेज़ ऊपर जाकर बादल में संघनित होकर अम्लीय वर्षा कराती है। उसके बाद मृदा क्षारण होता है, मृदा का बहुत अधिक कटाव होता है, ठीक? पेड़ कटेंगे तो मृदा का क्षरण होगा ही, मृदा का कटाव होगा ही, भूमि विस्थापन हो रहा है, उसके बाद अम्लीय वर्षा, एसिड रेन हो रहा है, क्यों? क्योंकि पर्यावरण इतना अधिक प्रदूषित हो रहा है, जहरीली गैसेज़ इतना अधिक बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो रही है और वर्षा जल में जो है क्या होता है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा हो रही है, ठीक? उसके बाद असमय ऋतु परिवर्तन, सबसे अजीब बात है, जब पर्यावरण प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि अब क्या होता है, असमय ऋतु परिवर्तन होता है। कभी भी कोई मौसम आ जाता है, तो असमय ऋतु इन सब सभी समस्याएँ किससे आती है? वो पर्यावरणीय समस्याएँ किससे आती है? संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने से। जब हम संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे, तो ये सभी समस्या हमारे पास लगातार बढ़ती रहेगी। तो अगर इस सब समस्याओं से निपटना है, इस सब समस्या को लिमिट मात्रा में रखना है, कम रखना है, तो संसाधनों का अधिक दोहन नहीं करना होगा, संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करना होगा, संसाधनों का संरक्षण करना होगा, जिससे क्या होगा, ये सब भूमंडलीय जो तापन है, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, उसके बाद ओज़ोन क्षय कम होगा, पर्यावरणीय प्रदूषण कम होगी, उसके बाद मृदा क्षरण नहीं होगा, भूमि विस्थापन नहीं होगा, अम्लीय वर्षा नहीं होगी, जिससे असमय ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। ये सब समस्याएँ क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि संसाधनों का बहुत अधिक दोहन हो रहा है, ठीक? अब ये सब समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसका निदान करना ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि सतत विकास। हम लोग सतत विकास को उस दिन अच्छा से पढ़े थे पिछले क्लास में, तो और अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग, थोड़ा और रिकॉल भी हो जाएगा कि सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? संसाधनों का जो क्या होता है कि सतत विकास की अवधारणा वास्तविक में पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए, जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखकर, ध्यान में रखकर, वर्तमान समय में जो विकास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। सतत सतत विकास का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण का बिना क्षति पहुँचाए, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए, बिना क्षति पहुँचाए, अगर हम लोग अभी विकास कर रहे हैं, वर्तमान समय में जो विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होना चाहिए, पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुँचना चाहिए।
भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए कि जो हमारे आगे आने वाले जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उसे भी संसाधनों का लाभ मिल सके, वो भी संसाधनों का उन्हीं रूप में इस्तेमाल कर सके, जिस रूप में संसाधन हमें मिला है। तो सतत विकास कहने का मतलब जो अभी विकास हो रहा है, वर्तमान समय में जो विकास हो रहा है, उससे पर्यावरण को भी क्षति नहीं पहुँचना चाहिए, पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए और वर्तमान समय में विकास हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए और भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है, जो विकास कायम रहता है, उसे ही सतत विकास कहते हैं। तो सतत विकास आप लोगों को समझ में आया होगा कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो वर्तमान में जो विकास किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सतत विकास कहते हैं। अब सतत विकास से संबंधित कुछ बातें कही गई है कि 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में ब्रूटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय अवधारणा प्रस्तुत किया था। एक कमीशन था, एक आयोग था, ब्रूटलैंड आयोग, वह 1987 ईस्वी में किया गया था। 1987 ईस्वी में ब्रूटलैंड आयोग का गठन किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि आयोग में क्या होता है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। सतत पोषणीय विकास कैसे होगा कि जैसे सतत पोषणीय विकास कैसे होगा, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधन संरक्षण कैसे होगा, इसके विषय में एक आयोग बैठाया गया था, एक कमीशन बैठाया गया था, जिससे सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। यह अवधारणा प्रस्तुत किया गया था, सतत पोषणीय विकास कैसे बढ़ेगा आगे, तो उसकी अवधारणा प्रस्तुत किया गया था इस आयोग के हिसाब से। तो ये कब सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब आया था? यह कौन लाया था? तो ब्रूटलैंड कमीशन लाया था। ब्रूटलैंड कमीशन का गठन कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि ब्रूटलैंड कमीशन जो है, ब्रूटलैंड आयोग का जो रिपोर्ट है, वह आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। यह जो इस कमीशन में जो रिपोर्ट आया था, इस कमीशन में जो रिपोर्ट आया था, वो किस नाम से आया था? आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। तो ये पूछ सकता है कि सतत पोषणीय विकास की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई थी ब्रूटलैंड कमीशन, वह किस नाम से प्रस्तुत किया था? तो आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, इसका हिंदी होता है। ठीक, तो हमारा साझा भविष्य जो है, रिपोर्ट जो है, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में क्या होता था? सतत विकास और संसाधन संरक्षण में बल दिया गया था। सतत विकास में भी बल दिया गया था और संसाधन संरक्षण में भी बल दिया गया था। किसमें? जो यह रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, इसमें दो चीजों में बल दिया गया था, एक तो सतत विकास, एक संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण और सतत विकास पर बल दिया गया था आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में। तो ये रिपोर्ट कब आया था? तो ब्रूटलैंड कमीशन 1987 ईस्वी में आया था। इस किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। ठीक, यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं आप पृथ्वी सम्मेलन। तो 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन आप लोग सुने होंगे, पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो 3 पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी में पर्यावरणीय समस्या बहुत अधिक बढ़ जाने से उसे कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 3 जून से लेकर 14 जून तक। 3 जून से लेकर 14 जून तक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 1992 ईस्वी में इस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सबसे पहले 1992 ईस्वी में 3 जून से लेकर 14 जून तक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में, ब्राजील का शहर है, ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरो एक शहर है जहां प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 3 जून से लेकर 14 जून तक। 3 जून से लेकर 14 जून तक प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में सम्मेलन में क्या हुआ था? कार्यक्रम 21 एजेंडा 21, एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। इसमें 157 देश स्वीकृति दिया था। ठीक, एजेंडा 21 में 157 देश स्वीकृति दिया था, शामिल हुआ था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसी में ये बात कही गई थी, एजेंडा 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया था, जिसमें क्या होता था कि 21 जो
21 बातें हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 21 बातें हैं, सतत पोषणीय से संबंधित 21 बातें हैं जिस पर ध्यान दिया जाएगा। सभी देश क्या करेगा, ध्यान देगा कि 21 बातों पर काम होगा जिससे पर्यावरण संरक्षित रह सके, सतत पोषणीय विकास हो सके। ठीक, तो यही था एजेंडा 21 में 21 बातें थी जो सतत पोषणीय विकास से संबंधित था, जो कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वह बनाया गया था। तो यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में ही हुआ था। ठीक, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 178 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने लोग, 178 देशों के लोग, 178 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। कब, अगर पूछ दे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के लोग भाग लिए थे, कितने देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो हम बताएंगे 178 देश, 178 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। 178 देश नहीं, 178 देशों के प्रतिनिधि भाग लिए थे। कब, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 3 जून से लेकर 14 जून तक। यह 1992 ईस्वी में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरो एक ब्राजील का शहर है। ठीक, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था कि 23 जून से लेकर 27 जून तक चला था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 23 जून से लेकर 27 जून तक चला था, जिसमें 1997 में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। इसके 5 वर्ष बाद, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। यह न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका का एक शहर है, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहां हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राजील का शहर था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, जो कि 23 जून से लेकर 27 जून तक इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। इसीलिए 5 वर्ष बाद जो इसका आयोजन हुआ था, इसीलिए 1997 में जापान के यह जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसीलिए इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है +5 सम्मेलन। क्यों? क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, और इसके 5 वर्ष बाद 1997 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसीलिए इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक, दूसरा है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के ही द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में ही हुआ था। क्योटो सम्मेलन का आयोजन यह हुआ था जापान। 1997 में ही क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था। यह भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। यह सम्मेलन किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में ही। यह जापान के क्योटो शहर में हुआ था, टोक्यो नहीं, क्योटो शहर। ठीक, जापान के क्योटो शहर में हुआ था। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी में जो ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा था, उसी के संरक्षण के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में, 1997 ईस्वी में। क्योटो सम्मेलन में क्या हुआ था कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन में, या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं इस सम्मेलन को, विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहते हैं क्योटो सम्मेलन को। इसका दूसरा नाम है, अगर पूछे कि ग्रीन हाउस सम्मेलन किसे बोलते हैं, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? क्योटो सम्मेलन को ही ग्रीन हाउस सम्मेलन या विश्व पर्यावरण सम्मेलन कहते हैं। इसमें क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा था, इसके लिए 6 गैसों को जिम्मेदार माना गया था। कितने गैस? 6 गैसों को जिम्मेदार माना गया था, जिम्मेदार ठहराया गया था कि इन्हीं 6 गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है। कौन कौन सी गैसेस है? पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन N2O HFC परफ्लोरोकार्बन, और सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये 6 गैस क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया था। किसमें? क्योटो सम्मेलन में। ये 6 गैस है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है लगातार। तो इसी को नियंत्रण करने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने के लिए क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो ये 6 गैसों को जिम्मेदार माना गया था, CO2, मीथेन, N2O HFC परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड। ये 6 गैस था। इन 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना गया था, जिम्मेवार माना गया था। एक और समझौता हुआ था, मार्टियल समझौता। मार्टियल समझौता 1987 ईस्वी में हुआ था। ये मार्टियल समझौता क्या था? तो ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित समझौता हुआ था, जिसमें क्या होता था कि क्योटो सम्मेलन से विस्तार समझौता हुआ था।
1987 ईस्वी में जो मार्टियल समझौता हुआ था, यह क्योटो सम्मेलन का ही विस्तार सम्मेलन था। इससे बड़ा सम्मेलन हुआ था। यह ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित था। ठीक, अब चलते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ था। 2002 ईस्वी में यह जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, वहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 10 वर्ष बाद, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से 10 वर्ष बाद, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक 2002 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग किसका शहर है? साउथ अफ्रीका का शहर है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, वहां हुआ था। ठीक, तो ये कब हुआ था? 2002 ईस्वी में। उसके बाद 10 वर्ष बाद हुआ था, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक यह आयोजन चला था। सबसे लंबा आयोजन हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन सबसे लंबा चला था, सबसे लंबा हुआ था। 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक इसका आयोजन हुआ था। तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, पृथ्वी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारी बातें कही गई थी। इसमें क्या हुआ था? लगभग 150 धाराओं पर विस्तार से सहमति तैयार की गई थी, विस्तार से सहमति हुई थी 150 धाराओं पर। ठीक, इसमें सम्मेलन का कोई परिणाम, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला अभी तक। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। तो इसमें क्या हुआ था? इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के लोग लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। कितना? लगभग 2000 प्रतिनिधि। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक, 10 वर्ष बाद हुआ था, 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, इसमें लगभग 150 धाराओं पर विस्तारीय से सहमति करना था, और इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला था। अब इन तीनों सम्मेलनों को याद रखिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। अगर बात करें हम पृथ्वी सम्मेलन की, पृथ्वी सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? यह 2002 अच्छा 1992 ईस्वी में हुआ था। 4 जून से लेकर 14 जून तक 1992 ईस्वी में हुआ था। 3 जून से लेकर 14 जून तक 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। अब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हो गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में हुआ था। 1997 ईस्वी में, इसके 5 वर्ष बाद हुआ था, इसीलिए +5 सम्मेलन भी कहा जाता है इसको। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। यह कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ था। यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष बाद आयोजन हुआ था। तो इस सम्मेलन में लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो इन तीनों पृथ्वी सम्मेलन को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है। उसके बाद कब आयोजित हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ। ये सभी बातें आप लोग याद कीजिएगा। इन सभी बातों को सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में इन्हीं सब पॉइंट से सवाल पूछता है। ठीक, तो आज जो है पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। जो भारत संसाधनों में उपयोग था, उसकी बेसिक जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। ठीक, इसके आगे के क्लास में हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने संसाधन का जो अन्य 6 टॉपिक है, जल संसाधन, भूमि संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा एवं शक्ति संसाधन, इन सभी संसाधनों पर विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।